तो इस चुनाव से बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। सत्ता का संतुलन बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर सुर्खियों में तारिक रहमान है और तारिक रहमान ने लोगों का दिल जीता है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बीएनपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और अब ये लगभग तय है कि तारिक रहमान बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे, यानी अगले प्रधानमंत्री वो हो सकते हैं। और ढाका की सियासत ही नहीं बदलेगी उनके आने से, बल्कि भारत के साथ रिश्तों की कड़वाहट भी कम होगी, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। सत्ता के सबसे करीब दिखाई दे रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जश्न का माहौल है और इसे नई शुरुआत बताया जा रहा है। बांग्लादेश की राजनीति पिछले कुछ समय से बेहद उथल-पुथल भरी रही है। विपक्ष और सत्ता के बीच टकराव, चुनावी माहौल और अंतर्राष्ट्रीय नजरें, सब कुछ इस चुनाव पर टिका था। ऐसे में अगर बीएनपी की सरकार बनती है तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं कि ढाका और दिल्ली के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में बदलती सत्ता, तारिक रहमान का उभार और भारत बांग्लादेश रिश्तों की नई संभावनाएं, इन सब पर नजर रहेगी। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से फॉरेन एक्सपर्ट रत्नेश द्विवेदी जी लाइव जुड़ रहे हैं। रत्नेश जी, 20 साल के बाद बीएनपी की वापसी हो रही है बांग्लादेश में, क्या मायने इसके? देखिए वंदना, जैसा कल हम जिक्र कर रहे थे, ये चुनाव बांग्लादेश में एक नया इतिहास रच रहे हैं और जो 2 हफ्ते कयास लगाए जा रहे थे, परिणाम उसी के अनुकूल आए हैं। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुखिया तारिक रहमान, जो 2 हफ्ते पहले भी सर्वेज में बड़े भारी अंतर से जीत रहे थे, लेकिन किसी सर्वे में ये अंतर कम होता नजर आ रहा था। परिणामों के बाद 200 से ज़्यादा सीटों पर बहुत बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है और जमात इस्लामी जो 11 पार्टियों का गठजोड़ है, वो सिर्फ 79 यानी 79 सीटों पर सिमट गई है। आप इस बात को कुछ इस तरह समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति की व्यथा देखिए, उसकी त्रासदी देखिए, जो 17 साल निर्वासन का जीवन जीने के बाद विदेश लौटा और जिसकी माँ यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया बेगम खालिदा जिया एक लंबी बीमारी के बाद हाल में ही जिनकी मृत्यु हुई, वो एक तरह से बाउंस बैक कर रहा है 17-20 साल बाद। और जैसा कहा जा रहा है, ये बांग्लादेश में नए इतिहास का, नई सरकार का, नई ऐतिहासिक, नई जियोपॉलिटिकल, नई सामाजिक व्यवस्था का उदय है। ठीक उसी तरह जैसा 1971 के कुछ सालों पहले के नरसंहार के बाद बांग्लादेश नाम के एक राष्ट्र का उदय हुआ था। पिछले 1 साल से चल रहे अत्याचारों के बाद, जिसमें करीब 2000 से ज़्यादा हिंदू माइनॉरिटीज की हत्या हुई और ये डेटा वहाँ मौजूद मानवाधिकार संगठनों ने बताए। अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। लेकिन वहीं ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि जमात इस्लामी जिसके मुखिया मौलाना शफीकुर रहमान हैं, उनको चुनाव में धांधली नज़र आ रही है। शेख हसीना के वो वोटर जिन्होंने अनिर्णित वोट देने का फैसला किया था, यानी इलेक्शंस का बहिष्कार किया था, उनमें भी नाराज़गी है। शेख हसीना जो इस समय निर्वासन में हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा वो कहाँ हैं क्योंकि ये डिप्लोमेसी के खिलाफ होगा। उनको ये चुनाव के नतीजे पसंद नहीं आए हैं। यहाँ पर ये देखिए, बांग्लादेश और दिल्ली के रिश्ते कैसे होते हैं या बांग्लादेश और इस्लामाबाद के रिश्ते कैसे होते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम बांग्लादेश के हित की बात करें तो उसकी आंतरिक हालात में सुधार लाना सबसे जरूरी है। लेकिन रत्नेश जी, और एक अहम सवाल ये भी कि क्या जरूरी है। सरकार, हालांकि पूरी तरीके से एक तरफा जनादेश मिला है बीएनपी को, स्थिर सरकार वो चला पाएंगे या फिर जो कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं इस वक्त बांग्लादेश में, वो अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहाँ तक हम तारिक रहमान के व्यक्तित्व का विश्लेषण करें, वो बहुत ही काबिल, विदेशों में शिक्षित और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं।
वो सरकार चलाना जानते जी। हैं और ये गुण उन्होंने अपनी माँ बेगम खालिदा जिया से, जो काफ़ी लंबे अरसे तक बांग्लादेश के राजनीति का सिरमौर रहीं, उनसे सीखा। मुझे लगता है अब धीरे धीरे तारिक मोहम्मद यूनुस, जिनके नेतृत्व में ये बांग्लादेश के हिंदुओं पर काफ़ी अपमानजनक अत्याचार और टॉर्चर और ग्रूसम मर्डर्स हुए उनके, वो भी अब रास्ता तारिक रहमान के लिए छोड़ देंगे या छोड़ देना चाहिए। शेख हसीना को की वापसी का रास्ता किस तरह तैयार किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से अगर एक लिबरल सरकार बनाने की ओर, सबको साथ लेकर चलने की ओर तारिक रहमान अग्रसर हैं। जो सरकार गठन के बाद साफ होगा तो शेख हसीना की वापसी का रास्ता भी तय किया जाएगा और उसके बाद जैसा तारिक रहमान ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, वो एक समावेशी सरकार बनाएंगे। यहाँ जैसे मैंने कल बताया था, 2 मतपत्र मतदाताओं को दिए गए थे। सांसदों के चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त बढ़त लेकर जीत हासिल की है, लेकिन जो दूसरा मतपत्र था संवैधानिक सुधारों का, जुलाई चार्टर का, उस पर भी ध्यान देना चाहिए सभी एक्सपर्ट्स को कि वो पिछले 1 साल में हुए हिंदुओं के नरसंहार और वहाँ हुई घटनाओं के आधार पर जो संवैधानिक सुधार किए जाने हैं, उस पर क्या रेफरेंडम आया है और तारिक रहमान उसको किस तरह लागू करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रत्नेश जी तमाम बातचीत के लिए। तो वहीं बांग्लादेश में जो चुनाव का रिजल्ट सामने आया है, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया और कहा कि हमें बांग्लादेश के चुनावी नतीजों से कोई मतलब नहीं, लेकिन वहां हिंदुओं को बचाया जाए, ये जरूरी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। सर, बांग्लादेश में इस तरह चुनाव हुआ था, अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को एक तरह से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और उनके फैसले, उनके हाथ में फैसला आया है। उस रिजल्ट को किस तरह देखते हैं आप? मैं उस रिजल्ट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या रिजल्ट आता है। मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है। बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या लगातार, अब भी हत्या हुई है, वो रुकनी चाहिए। और भारत सरकार का उसके ऊपर ढुलमुल रवैया मन को विचलित करता है। अभी तक हम बांग्लादेश के साथ सख्त लफ्ज़ों में बात भी नहीं कर पाए। क्या आप सरकार से ये मांग करेंगे कि अब क्योंकि रिजल्ट भी हो चुका है, चुनाव भी हो चुका है, सरकार भी बन चुकी है, सरकार को, भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि लगातार वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जो है उनके ऊपर आक्रामक हो रहा है। भारत सरकार का रचर रवैया हमें विचलित करता है। मुजीब समझौते के अंदर बाकायदा इसका उल्लेख है। मुजीब समझौता जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, इंदिरा जी ने मुजीब के साथ समझौता हुआ था, उस समझौते में उल्लेख है, उसका पालन करा दें। कितनी कमज़ोर सरकार है। यहाँ हिंदू की बात करते हैं, नफरत पैदा करते हो अपने यहाँ। बाहर जहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिनको ऊपर खतरा है, यहाँ बताते हैं हिंदू खतरे में, वहाँ जहाँ हिंदू खतरे में वहाँ बात नहीं करोगे।